हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर अब तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कहीं कोई बात जो है आप तक या किसी और तक पहुंचनी ना रह जाए। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A uniform rod of length L and the mass mol m is free to rotate about the point A. The rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod is this one, to find the initial angular acceleration of the rod. देखिए क्वेश्चन कहता है इस रोड को इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हमने रिलीज कर दिया। जैसे इस रोड को रिलीज करेंगे रोड इस तरह से नीचे की तरफ गिरने का ट्राई करेगी। अगर ये रोड नीचे गिरने का ट्राई करेगी तो गिरने का रीजन जो होगा वो होगा इसके सेंटर पे लगने वाला इसका वेट, जिसको हम कहेंगे mg। तो mg इसके वेट की वजह से रोड नीचे गिरने का ट्राई करेगी। तो हम कहेंगे यहां पे इस a पॉइंट के अबाउट इसने गिरना है, तो a पॉइंट के अबाउट हमें इसका टॉर्क लिखना होगा। तो टॉर्क ऑफ रोड अबाउट a विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यहां पे बात करें तो हम कहेंगे mg फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रोड का जो सेंटर होगा वो इस a पॉइंट से l/2 दूर होगा। तो हमने लिखा l/2 दूर, हम ठीक है, mg इंटू l/2। अब हम कहते हैं टॉर्क को हम लोग एक और फॉर्मूले से लिखते हैं जिसका नाम होता है I अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू mg इंटू l/2। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml²/3 लीजिए। अल्फा इज इक्वल्स टू mg l/2। दोनों तरफ से m को कैंसिल आउट करते हैं, एक लेंथ को कैंसिल आउट करते हैं। अब आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो आंसर इज कमिंग एज 3g डिवाइड बाय 2l इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड at initial condition, which comes in the option number 1. Four identical thin rods, each of mass capital M and length L, form a square frame. The moment of inertia of this frame about an axis passing through the center of the square and perpendicular to this plane is क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा कहता है कि आप इस तरह से ना 4 रोड्स कंसीडर करिए। 4 रोड्स कंसीडर करके अगर हम एक स्क्वायर फ्रेम को फॉर्म करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फर्स्ट रोड है, इसी तरह से ये हमारे पास एक सेकेंड रोड है, थर्ड रोड एंड फोर्थ रोड। इन सारे रोड्स को अगर हम कंसीडर करके अगर एक स्क्वायर फ्रेम बनाते हैं तो क्वेश्चन कहता है ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो, तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, किसी एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो हम कहते हैं इस रोड का जो सेंटर है वो तो यहां है, बट हमें जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है वो यहां पे है। तो अगर हमारा एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, अगर वो किसी भी बॉडी के सेंटर से पास ना करे, तो हमें वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लिखना है और उसके अंदर md² को ऐड करना है, जहां पे d का मतलब होता है दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसको हम d कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक रोड की बात करें, सिर्फ एक रोड के लिए, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वन रोड इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस, अब आता है md² की बात करें तो d की बात करें तो अगर हम एक रोड की लेंथ l है तो ये हमारे पास l/2 हो गया, तो हो गया l/2 का होल स्क्वायर। सो यू कैन जस्ट राइट एज ml² 1/12 प्लस 1/4। 12 एंड 4 से एलसीएम ले तो 12 हो गया, यहां पे 1 आ गया और यहां पे 3 आ गया। तो हम कहेंगे सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है ml² is the 3 is the moment of inertia of this one road. So now what is the moment of inertia of this frame? So we can write is there are 4 roads, so 4 times of each road. So answer is 4/3
ml²। अब कोई सोचता है कि हमने 4 से मल्टीपल किया, क्योंकि अगर चारों रोड्स को देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस रखती है और उनके सेंटर भी उसी तरीके से सिचुएटेड है जिस तरह से एक फर्स्ट रोड के बारे में बात करी थी। तो अगर आपको कोई सिमेट्रिकल सिस्टम मिलता है तो आप एक के लिए सॉल्व करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बॉडीज कर सकते हैं। If F is the force acting on the particle having the position vector r and the torque be the torque this force about the origin, तो इसमें से चेक करना है कौन ठीक होगा क्या कौन गलत होगा। देखिए टॉर्क को जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है। अगर हमने किसी वेक्टर को शो करना तो दो तरीके होते हैं, आइदर उन्हें बोल्ड लेटर में लिख दिया जाए, जैसे पहले बोल्ड लेटर में F लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, टॉर्क लिखा हुआ है, या फिर उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। ठीक है, जब भी हम कोई भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लेट्स सपोज करिए कि यहाँ पे आपने एक आर वेक्टर मेंशन किया है और मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई फोर्स वेक्टर मेंशन किया है, तो इनका जब क्रॉस वेक्टर किया जाता है तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो राइट हैंड थंब रूल से अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो थंब की डायरेक्शन में हमारा टॉर्क होगा और आर और एफ हमारा प्लेन के अंदर होगा, तो इस वजह से हमारा जो टॉर्क होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एज वेल एज टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द एफ वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। तो टॉर्क विल गिव द डॉट प्रोडक्ट विद द आर वेक्टर एंड एज वेल एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, which come in the option number 4. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. If two objects each of mass small m are placed gently on the opposite end of the diameter of the ring, then the ring will rotate with an angular velocity. तो देखिए क्वेश्चन ऐसे मेंशन कर रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट किया जाता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो वो हमारे पास mr² हो गया और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब क्वेश्चन कहता है जो आपके पास रिंग है, इस रिंग के ऊपर ही आपने जेंटली इसके किसी एक डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे टू मासेस प्लेस कर दिए गए। ठीक है, रिंग का मास कैपिटल एम है और जो मासेस प्लेस किए वो स्मॉल एम है। अब कहते हैं कि वो किस वेलोसिटी से रोटेट करेगा ये पता करके बताएं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन से जेंटली प्लेस वाली कहानी आती तो वहां पे कहते हैं कि हमने किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगाया है, और टॉर्क नहीं लगाने का मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा एंड I इंटू ओमेगा विल रिमेन कंजर्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है I1 इंटू ओमेगा 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2। I1 में सिर्फ एक रिंग रोटेट हो रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का हो गया जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। तो फर्स्ट डायग्राम से हमने I mr² इंटू ओमेगा किया। अब रोटेट करने में हमारे पास एक रिंग हो गया और रिंग हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया, और दो पार्टिकल है और पार्टिकल का अगर डिस्टेंस अगर हम r कहें तो इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr², और ऐसे टू पार्टिकल्स है तो इंटू 2 विद न्यू वेलोसिटी ओमेगा डैश। तो सॉल्व करें तो ओमेगा डैश की वैल्यू हमारे से कैलकुलेट होके आएगी, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2 small m. This is the new angular velocity which come in the option number 3. The instantaneous angular position of the point on a rotating wheel is given by the equation this one. The torque on the wheel becomes 0 at. देखिए टॉर्क को 0 करना है और टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा 0 होता है, तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें अल्फा 0 करना है। जब टॉर्क 0 होगा तब अल्फा भी 0 होगा, और अल्फा ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। फिर हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, और लास्ट स्टेप में हम अल्फा की इक्वेशन को 0 पुट करके टाइम ढूंढेंगे। तो पहले हम डी थीटा बाई डी टी करें
तो ये हमारे पास थीटा की इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 3 इंटू 2 6 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 12 टी बना। फिर से डिफरेंशिएशन करें तो 12 टी माइनस 12 बना। अब क्वेश्चन कहता है अल्फा जीरो करना है, तो इसका मतलब हो गया 12 टी माइनस ऑफ 12 को जीरो करना है, तो 12 टी विल बिकम अ 12, so t will becomes 1 second, so time is equals to 1 second at which the torque will come 0. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass capital M and length capital L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught. देखिए किसी भी रोड को अगर इस तरह से मेंशन करते हैं जिसके मिड पॉइंट से कोई एक्सिस पास करे और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट जो मेंशन किया गया है वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। आगे देखते हैं, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर इट्स लेंथ क्या होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करें कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पता करके बताएं। तो देखिए दोनों एक्सिस की अगर हम बात करें तो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। अगर दोनों एक्सिस पैरेलल है तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी चाहिए, जो कि होती है आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास के लिए आई नॉट मेंशन किया गया, आई नॉट लेना है। और डी की बात करें तो लेंथ के हाफ डिस्टेंस पे डी है, तो ये एम एल बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो आंसर इज कमिंग इज आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, which come in the option number 2. A small mass attached to the string rotate on a frictionless table top as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by a factor 2, what is the kinetic energy of the mass will be? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ना एक पार्टिकल मान लो किसी वेलोसिटी से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था किसी रेडियस r में। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग को खींच लिया और इस रेडियस को r/2 कर दिया, तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए स्ट्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो इसका मतलब हम इस तरह से नीचे से पुल करेंगे और पुल करके हम स्ट्रिंग को स्मॉल कर देंगे। जब इसको पुल करेंगे तो जो हमारे पुलिंग वाला फोर्स जो होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा, और जब फोर्स सेंटर से पास करता है तो टॉर्क 0 होता है। और जब टॉर्क 0 होता है तो L कांस्टेंट होता है। L का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जब उसकी रेडियस r थी तब जो L था, और जब r/2 है तब जो L है वो सेम रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी को L की फॉर्म में लिखा जाए तो L स्क्वायर बाय 2I इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि L तो सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी पूछा है कितनी हो जाएगी, तो हम कहते हैं सेकंड काइनेटिक एनर्जी, और अगर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखा जाए दैट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द इनवर्स वे। ठीक है, तो एक पार्टिकल होने की वजह से r रेडियस पे घूम रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हुआ, और अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि रेडियस हाफ हो गया है। सॉल्व करके 4/1 हुआ। सो नाउ यू कैन जस्ट राइट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी will become 4 times of initial kinetic energy, so the kinetic energy increase by a factor of 4. ABC is an equilateral triangle with O at its center. तो यहाँ पे आप ऐसा समझें कि यहाँ पे कहीं पे ना इसका एक सेंटर है जिसको O नाम दिया गया है। F1, F2, F3 vector represent 3 forces acting along the sides AB, BC and AC. If the torque about O is 0, then magnitude of F3 is equals to. देखिए अगर हमारे पास टॉर्क 0 आ रहा है तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2 प्लस टॉर्क ऑफ F3 जो होना चाहिए वो सारा वेक्टर सम में 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द टॉर्क ऑफ F3 पता करके बताएं, तो यू कैन जस्ट राइट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2 हो जाएगा। ठीक है, देन अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। देखिए अब अगर हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और सारे ट्राइंगल के फोर्सेस जो हैं
सारे ट्राइंगल के जो फोर्सेस हैं वो एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो इन सब का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सबके लिए सेम मिलेगा। तो F3 का अगर हम टॉर्क लिखें तो देखिए F3 नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका टॉर्क ऐसा आएगा। F1 का टॉर्क लिखे तो F1 नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका टॉर्क ऐसा आएगा, और F2 का टॉर्क F2 की डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा आएगा। तो F1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, F2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो F1 का टॉर्क हुआ F1 इंटू R, F2 का टॉर्क हुआ F2 इंटू R, और F3 का टॉर्क हुआ माइनस ऑफ F3 इंटू R। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि F3 का टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2 है। सारे माइनस कैंसिल कर दें और सारे R कैंसिल कर दें, दिस बिकम F3 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, ये वाला जो टॉर्क है वापस देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ये भी पॉजिटिव होता है। F3 वाला क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव रखा गया है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल करके F3 इक्वल्स टू F1 प्लस F2 इज द राइट आंसर। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. Angular momentum एक एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। A solid cylinder of mass 3m is rolling on a horizontal surface with a velocity 4 meter per second. It collide with the horizontal spring of force constant this one. The maximum compression produced in the spring will be. देखिए आपके पास सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जाके स्प्रिंग से टकरा जाएगा और ये खुद स्टॉप हो जाएगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अगर एक सिलेंडर रोल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r²। और यही काइनेटिक एनर्जी हमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू k x²। अब हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों की फॉर्मूलाज को इक्वल किया जा सकता है। दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल किया। हाफ द वैल्यू ऑफ k इज गिवन एज 200 इन द क्वेश्चन, x², द मास ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3, द वेलोसिटी इज गिवन एज 4। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के लिए k² बाय r² की वैल्यू हाफ होती है। इस हाफ से चाहे तो ये हाफ कैंसिल आउट करते हैं, यहां पे ये आपके पास हुआ x² इज इक्वल्स टू 3 इंटू 16 डिवाइड बाय 200 इंटू 3 बाय 2। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना होगा। 3 और 3 दो बार आ रहा है तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 400 का अंडर रूट 2 20 हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग 12 by 20। 12 by 20 इज इक्वल टू 0.6 मीटर इज द राइट आंसर विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। The moment of inertia of a uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through this one. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में लिखा जाए तो वो मिनिमम होता है, और सेंटर ऑफ मास से अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब हमारा बी पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बी विल बी मैक्सिमम। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axis, a radius of 2 meter. Its moment of inertia about an axle is equals to 200 kg per meter square, into meter square. It is initially at rest.
A 50 kg man sat on the edge of the platform and began to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to the ground. The time taken by the man to complete one revolution is. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ना एक इस तरह से डिस्क है और इस डिस्क के एक एंड पे आपने एक मैन को रेस्ट पे स्टैंडिंग पोजीशन में रोका हुआ है, ठीक है। ये इसका एक्सल है जिसके अबाउट ये वर्टिकल रोटेट हो सकता है, तो ये घूम सकता है। अब ये कहते हैं मैन इस डायरेक्शन में अगर 1 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाए, अगर ये मैन जो है अगर इस तरह से पेरीफेरी पे 1 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाए तो ये मैन अपना एक रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरा कर लेगा। देखिए जैसे ही मैन चलने लगेगा तो मैन के पैरों में और डिस्क की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा जिससे डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो हम यहां पे ऐसा कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां पे किसी भी तरह का टॉर्क नहीं है, जो फ्रिक्शन आएगा जो मैन का फोर्स है वो सिस्टम का फोर्स होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। मैन के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr रहता है और बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला i ओमेगा रहता है। तो मैन के लिए एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियली 0 रहेगा। मैन अब वॉक करने लग गया तो मैन का एंगुलर मोमेंटम mvr हो गया। डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग गई तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा होगा इज इक्वल टू 0। सो वी कैन जस्ट राइट एज i ओमेगा इज इक्वल टू mvr हो जाएगा, ठीक है। I की बात करें तो क्वेश्चन में दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेक एज 200, ओमेगा पता करना है। द मास ऑफ द मैन इज इक्वल टू 50, ही इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1 at a distance of 2 meter, 2 is the radius। ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास हाफ रेडियन पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। दिस इज ओमेगा ऑफ द डिस्क। ऐसे अगर ओमेगा ऑफ मैन अगर हम ढूंढा जाए तो ये भी v बाय r हो जाएगा। v आपके पास 1 है और रेडियस 2 है तो ये भी आपके पास हाफ रेडियन पर सेकेंड आ गई बट अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। Now the time taken to complete the revolution is equals to t equals to 2 पावर ओमेगा, बट ओमेगा की जगह हम रिलेटिव ओमेगा लेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव ओमेगा में हम जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, तो हाफ और हाफ दोनों का हो गया, हाफ इधर से हुआ हाफ इधर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव में ऐड किया तो आंसर इज कमिंग एज 2 पाई सेकेंड। आफ्टर 2 पाई सेकेंड द मैन विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। A solid cylinder of mass 50 kg and the radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with the one end attached to it and hanging freely. देखिए क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर रहा है कि आपके पास ना एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मैं ये वाला व्यू बना रहा हूं। इसके ऊपर हमने इस तरह से थ्रेड को रैप करा है और रैप करके इसके वन एंड को इस तरह से वर्टिकली हैंग कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर हो। देखिए टेंशन क्या करती है, इस थ्रेड को पुल करती है, पुल करके टॉर्क डेवलप करती है जिसको टेंशन इनटू रेडियस कह सकते हैं, ठीक है। रेडियस की बात करें तो क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है 0.5, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉर्क की बात करें तो ये होता है हमारा आई अल्फा, ठीक है। अब ये सिलेंडर होने की वजह से आई का फॉर्मूला हो गया mr²/2। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज mr²/2, अल्फा इज इक्वल टू 0.5t। मास ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 50, रेडियस इज 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अल्फा इज गिवन एज 2 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीपल करते हैं जिससे रेडियन बन जाता है, तो ये हुआ 2 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करना है, 0.5 वाला पार्ट ये कैंसिल आउट हो गया, 0.5 को 2 से मल्टीपल करें तो 1 हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो ये आपके पास आ गया आंसर 50 इंटू पाई इज इक्वल टू टेंशन।
पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रख लें इंटू 50 करें तो हमारे पास टेंशन कैलकुलेट होके आएगी एंड दिस टेंशन विल बी नियरली इक्वल्स टू 157 न्यूटन विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4. The ratio of acceleration for a solid sphere rolling down an inclined plane theta without slipping and the slipping down on an inclined plane without rolling is, देखिए अगर कोई बॉडी हमारे पास किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेट होती है विदाउट रोलिंग तो उसको हम स्लाइडिंग कहते हैं. स्लाइडिंग में हमारा एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा. अगर कोई बॉडी किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे रोल करती है तो रोल करने में हमारे पास की जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है जी साइन थीटा. और यही बॉडी जब ऊपर से इंक्लाइन प्लेन से रोल करके आती है तो इसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन आपको कहता है इन दोनों का रेशो पता करके बताएं कि आपके पास फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा उनका रेशो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसको हमने ढूंढने के लिए दोनों का जस्ट हमने रेशो जो है लेना है, डिवाइड करना है. अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर होने की वजह से सॉलिड स्फीयर का अगर हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की बात करें वो 2/5 होता है. तो फर्स्ट है रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन थीटा विदाउट स्लिपिंग. तो इसका मतलब हमें रोलिंग को यहां रखना है और उसको स्लाइडिंग के साथ रेशो कैलकुलेट करना है. तो रोलिंग में जब स्लाइडिंग को डिवाइड करेंगे तो जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने बताया 2/5 होती है. सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7/5 हुआ और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 5/7. द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन है 5/7 विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1. अभी की वीडियो में बस हम इतनी सी बात करेंगे. रोटेशन मोशन के अगले क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं. इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.